तो आज की कहानी एक ऐसे बदले की है जहाँ एक मैजिकल वर्ल्ड की सोल एक बेबस लड़की की बॉडी में समा जाती है, एक ऐसी लड़की के शरीर में जो कभी सबकी नफरत सहती थी। अब वही लड़की अपने मंगेतर और सौतेले रिश्तेदारों से बदला लेने वाली है और ये बदला लेने में इसे आने वाला है बहुत मजा। तो हमारी कहानी शुरू होती है यूमी से, जो मुर्दों की दुनिया में रहती है और वहाँ उसका मेन काम भेड़ें चराना है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास जानवरों से बात करने की एक खास स्किल है। वो सालों तक यही काम करती रहती है, जब तक कि एक दिन उसका गुरु उसे बोलता है कि अब वक्त आ गया है कि वो असली दुनिया में जाए और अपना मिशन पूरा करे। वो उसे एक चट्टान पर खड़ा करता है ताकि बिजली गिरते ही वो असली दुनिया में पहुंच जाए। वो पूछती है, गुरुजी आप मेरी मदद करेंगे है ना? तो गुरु बोला अलविदा, और अचानक यूमी की आंख खुलती है, लेकिन अब उसका नाम ची है। और प्रॉब्लम ये है कि वो एक लड़ाई के बीच में होश में आती है जो उसकी और लिली नाम की लड़की के बीच चल रही है। हमें पता चलता है कि ची एक बहुत अमीर खानदान से है। उसकी माँ उसे जन्म देते ही मर गई थी और उसके पापा ने मीरी नाम की एक औरत से शादी कर ली जिसकी पहले से ही एक बेटी थी, ची की ही उम्र की, यानी लिली। खैर, ची के पापा की मौत के बाद मीरी ने ची को किडनैप कर लिया, लिली को अपने साथ लिया और घर छोड़कर चली गई। ची का एक मंगेतर भी है, चान, जो उसे लिली के साथ धोखा दे रहा होता है। और हाँ, मीरी ने ची को नौकरों की तरह बनाकर रखा हुआ होता है, बिल्कुल सिंड्रेला की तरह। और ये पक्का करने के लिए कि वो कभी अपने परिवार में वापस न जा पाए, मीरी उसे बोलती है कि उसके असली परिवार ने ही उसे उन्हें सौंपा था और वो अब उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहते। अब वापस लड़ाई पर आते हैं जहाँ ची ने लिली को मारा है और हमेशा की तरह चांद उसका बचाव कर रहा है। चांद ची से बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे मारने की? और उससे माफी मांगने को बोलता है। तो ची बोली, अबे वो जमाना गया मेरी जान, और तभी एक लात मारकर लिली को पूल में गिरा देती है। इस पर चांद को बहुत गुस्सा आता है और वो फिर से उस पर चिल्लाता है। तो ची बोली, अरे तुम्हें तो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना चाहिए ना, और उसे भी एक लात मारकर पूल में फेंक देती है। वो यही नहीं रुकती, वो सबके सामने कह देती है कि उसने चांद से सगाई तोड़ दी है। उसी वक्त उसकी सौतेली माँ मीरी अंदर आती है और ये सब सुन लेती है। वो ची पर चिल्लाती है, लेकिन सरप्राइज, ची उसे भी एक लात मारती है और बोलती है, गर्ल्स मैं ऐसे मामलों में मजाक नहीं करती। फिर वो उन सबको बेवकूफ और जाहिल कहकर इंसल्ट करती है और बोलती है, मैं अकेले भी बहुत अच्छी तरह से जी लूंगी, मुझे तुम भिखारियों की जरूरत नहीं है। लेकिन वो 2 कदम भी नहीं चल पाती कि उसे एहसास होता है कि उसकी जेब में सिर्फ 10 युआन है। तभी उसे याद आता है कि इस असली दुनिया में जीने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत होती है। तो उसे एक आइडिया आता है। वो अपने पापा के खानदान को कॉल करने का सोचती है जो बहुत ज्यादा अमीर है। वो अपने दादाजी को फोन करती है। जब वो फोन उठाते हैं तो वो बोली, मुझे यकीन नहीं हो रहा दादाजी, आप अभी तक जिंदा हो। और वो उनसे ऊट पटांग बातें करती रहती है जब तक कि उसके दादाजी उसके मुंह पर फोन कट नहीं कर देते हैं। फिर वो एक कोने में बैठकर सोचने लगती है कि अब अपने परिवार में किसे फोन करे। तभी अचानक वो एक शानदार आदमी को देखती है जो सूट पहने एक लग्जरी कार से उतर रहा होता है। वो उसके पास आता है और बोलता है कि वो उसका चाचा है और उसे लेने आया है क्योंकि उसके दादाजी आज बिजी हैं। ची को बहुत खुशी होती है और वो उसके साथ चली जाती है। जब वो घर पहुंचते हैं तो वो एक बिल्ली देखती है, लेकिन बिल्ली थोड़ी सहमी हुई एक कोने में बैठी होती है। वो उसके साथ खेलने की कोशिश करती है तो उसका चाचा उसे बोलता है कि ये बिल्ली कुछ समय से ऐसे ही सहमी हुई है और घर में ज्यादा हिलती डुलती नहीं है। तो ची उसे बोलती है कि इस नन्ही सी बिल्ली के पंजे ठंडे हैं क्योंकि आपने घर में कालीन तक नहीं बिछाया है, जिससे फर्श बहुत ज्यादा ठंडा है। तो अंकल पूछता है, तुम्हें ये कैसे पता चला? तो वो जवाब देती है कि वो एक भेड़ चराने वाली थी और जानवरों से बात करना जानती है। अंकल मन में सोचता है कि बेचारी ची ने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ झेला है और शायद इसी वजह से उसका दिमागी संतुलन बिगड़ गया है, लेकिन ऑब्वियसली वो तो चुप ही रहता है। और ची फील करती है कि शायद उसे उस पर ट्रस्ट ही नहीं है। तो वो बोली, आप मेरी बात नहीं मान रहे है ना? ठीक है, तो आप क्या कहेंगे अगर मैं बताऊं कि बिल्ली कह रही है कि चश्मा पहना एक आदमी घर में आया था जब आप यहाँ नहीं थे और उसने कुछ बहुत जरूरी डॉक्यूमेंट्स भी चुराए हैं और उस आदमी के चेहरे पर एक तिल था। ये सुनकर अंकल के होश उड़ जाते हैं क्योंकि ची सही कह रही थी। उसका नया असिस्टेंट बिल्कुल वैसा ही दिखता है जैसा वो बता रही है। उधर ची भगवान का शुक्र मनाती है कि मुर्दों की दुनिया से जानवरों से बात करने की ताकत उसके साथ यहाँ भी आ गई। बाद में अंकल को अपने राइट हैंड मैन मिस्टर गुओ से पता चलता है कि ची ने जो कहा वो सच था। गुओ बोलता है कि उसे नए असिस्टेंट के पास वो डॉक्यूमेंट्स मिल गए थे और वो उन्हें वापस लाने में कामयाब रहा। बाद में अंकल वो डॉक्यूमेंट्स लेकर ची को दादाजी के घर ले जाता है। घर देखते ही ची हैरान रह जाती है क्योंकि वो घर बहुत ही आलीशान लग रहा था।
उसे पता चलता है कि उसका परिवार शहर के 3 सबसे अमीर परिवारों में से एक है। उसका अंकल उसे समझाता है कि वो दादाजी को बिल्कुल परेशान न करे, लेकिन अंदर जाते ही वो किसी दूसरी दुनिया से आई लड़की की तरह सीधे अपने दादाजी के पैरों में गिड़गिड़ाने लगती है और उनसे मिन्नतें करने लगती है कि वो उसे सड़क पर न फेंके। दादाजी गुस्से में बोलते हैं कि वो उसे नहीं फेंकेंगे और उसे हर महीने 10 लाख युआन देंगे। इसके बाद वो उसे बाहर डिनर पर ले जाते हैं और नोटिस करते हैं कि वो बहुत भूखों की तरह खा रही है। वो बोलती है कि आप तक पहुंचने के लिए मैंने बहुत मुश्किलें झेली हैं। फिर जब वो खाना खाकर निकल रही होती है तो उसे अपनी सौतेली माँ मीरी और उसकी बेटी लीली मिल जाती है। वो उसे ताना मारने की कोशिश करते हैं कि वो अपने पापा के परिवार में वापस आ गई जिन्होंने उसे पहले ठुकरा दिया था। तो ची जवाब देती है कि अपने पापा के परिवार के साथ रहना तुम जैसे कुत्तों के साथ रहने से तो बेहतर है। ये सुनकर मीरी का पति जो उसे थप्पड़ मार देता है। उसी पल रेस्टोरेंट की मैनेजर आती है और क्योंकि उन्हें लगता है कि ची रेस्टोरेंट में काम करती है, वो मैनेजर से उसे नौकरी से निकालने के लिए बोलते हैं। वो मैनेजर से बहस करने लगते हैं कि उसने ऐसे घटिया कैरेक्टर के लोगों को काम पर कैसे रखा। ये सुनकर मैनेजर उन पर चिल्लाती है और बोली, तुम लोग जानते भी हो ये कौन है। इसके बाद ची खुद मैनेजर से उन्हें बाहर निकालने के लिए बोलती है और मैनेजर उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल देती है। अब कार में वो सोचते रहते हैं कि ये कैसे हुआ। जो पूछता है कि क्या ची का परिवार अमीर है, लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, वो तो मिडिल क्लास लोग हैं और कभी अमीर नहीं हो सकते। अगले दिन स्कूल में लीली, चान और उनके दोस्त ची का मजाक उड़ाते हैं क्योंकि वो एक बहुत महंगी कार से उतरी थी। वो उस पर ताने कसते हैं, क्यों ची, आखिरी बार मैं खुद को बेचती हूँ नाम की किताब कब पढ़ी थी। सबसे ज्यादा उसे बान नाम का एक लड़का परेशान कर रहा होता है। तो ची बोली, चमचे, वो किताब तो तुमसे ज्यादा अच्छे से किसी को याद नहीं होगी। वो जैसे ही उस पर चिल्लाने वाला होता है, ची बोली, छी, तुम्हारे दांतों में पालक फंसा है। सब हैरान रह जाते हैं कि वो इस तरह से जवाब दे रही है। तो लीली उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगती है और याद दिलाती है कि हम कभी एक परिवार थे। तो ची बोलती है, अब तू इस बात को पूरी तरह से भूल जा क्योंकि अब मैं तेरे मगरमच्छ के आंसुओं में नहीं फंसने वाली। चांद गुस्सा होकर उससे लड़ने के लिए उठता है तो वो उसे एक किक मारकर जमीन पर गिरा देती है और बोली, अबे तू नाजुक लड़की है क्या, थोड़ा मर्द बन। उसी वक्त 2 लड़कियां ये सब देख रही होती हैं और ची से चिढ़ जाती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि चांद उनके बहुत काम आता था और उनका ख्याल रखता था, तो वो ची से बदला लेने का फैसला करती है। इसलिए वो उसकी बेस्ट फ्रेंड होने का नाटक करती है और उसे साथ में घूमने के लिए मना लेती हैं। और अचानक ची खुद को जंगल के बीच में पाती है और उसके चारों ओर वही गैंग खड़ा है जिससे उसकी लड़ाई हुई थी। जाहिर है ये उन 2 लड़कियों की एक चाल थी। वो उसे बोलती हैं, तुम्हें क्या लगा कि हम तुम जैसी गरीब लड़की से दोस्ती कर सकते हैं? कभी नहीं। फिर चांद उससे बोला कि अगर तुम हमसे माफी मांगो और मेरे पैर चूमो तो शायद मैं तुम्हें अपने साथ वापस ले जाने के बारे में सोचूंगा, और नहीं तो वो उसे भेड़ियों का खाना बनने के लिए वहीं छोड़ देगा। हमारी हीरोइन जाहिर तौर पर उसकी बात मानने से इनकार कर देती है, लेकिन जब वो वहाँ खड़े थे उन्हें एक भेड़िया दिखता है। सब डर जाते हैं और भागने लगते हैं सिवाय ची के, जो असल में जानवरों से बात कर सकती है। वो भेड़िए के पास जाती है और उन पागलों से बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। फिर वो आग जलाकर म्यूजिक चलाती है और किसी के बचाने का इंतजार करने लगती है। थोड़ी देर बाद वो देखती है कि वही पागल गैंग फिर से उसकी तरफ आ रहा है। पता चलता है कि वो रास्ता भूल गए थे और जंगल में भटक गए थे। तब से वो एक ही जगह के चक्कर काट रहे थे। जब वो ची को देखते हैं तो हैरान हो जाते हैं कि भेड़िए ने उसे खाया नहीं, लेकिन उनके होश तो तब उड़ जाते हैं जब वो देखते हैं कि भेड़िया तो ची के बगल में ऐसे बैठा है जैसे दोनों साथ में बारबेक्यू पार्टी कर रहे हों। वो बहुत डर जाते हैं और ची उन पर ताने कसती रहती है। थोड़ी देर बाद उनके घर वाले पहुँच जाते हैं। सारे बच्चे झूठ बोलते हैं और बोलते हैं कि ची ही उन सबको जंगल में लाई थी और उन्हें मारना चाहती थी, और घर वाले भी अपने बच्चों को डांटने के बजाय ची का मजाक उड़ाने लगते हैं, ये मानकर कि वो एक गरीब परिवार से है। लेकिन तभी अचानक उसके दादाजी अंदर आते हैं और गुस्से से पूछते हैं, किसने मेरी पोती को परेशान किया। सब डर जाते हैं क्योंकि वो शहर का सबसे अमीर आदमी होता है और लेजेंड के नाम से मशहूर होता है। यहाँ तक कि उसकी तस्वीरें स्कूल की किताबों में एक बड़ी कामयाबी की कहानी के तौर पर छपी होती है, जिससे बच्चों को सीखना चाहिए। तभी ची को तो जैसे मौका मिल जाता है, वो अपने दादाजी का फायदा उठाती है और बोलती है कि उसने मोबाइल पे जो कुछ भी हुआ सब रिकॉर्ड कर लिया है। सब डर जाते हैं और हर कोई एक दूसरे पर इल्जाम डालने लगता है। पता चलता है कि वो सब मतलब के दोस्त हैं क्योंकि उनके डैड्स एक दूसरे के साथ काम करते हैं, और जाहिर है जिसका बाप जितना अमीर होता है बाकी गैंग उसके बच्चे की उतनी ही ज्यादा सुनता है। लेकिन आखिर में उन्हें ची और उसके दादाजी से माफी मांगनी पड़ती है
उनके जाने के बाद दादाजी ची से वो वीडियो दिखाने के लिए बोलते हैं जो उसने रिकॉर्ड किया था। वो थोड़ा हिचकिचाती है और आखिर में मान लेती है कि उसने कुछ भी रिकॉर्ड नहीं किया था, वो तो बस उन्हें डरा रही थी क्योंकि वो इसी तरह से सच उगलते। दादाजी बोलते हैं कि तुम बहुत स्मार्ट हो, लेकिन तुम्हें इस स्कूल से निकलना होगा क्योंकि ये तुम्हारे लिए सीखने का अच्छा माहौल नहीं है, और वैसे भी वो अमीर बच्चों का गैंग तुम्हें हमेशा तंग करता रहेगा। लेकिन वो मना कर देती है और बोलती है कि जो अपनी प्रॉब्लम से भागता है वो कमजोर इंसान होता है, उसका इरादा तो गेम पलटने का और खुद उन्हें बुली करने का होता है। अगली सुबह वो अपने दादाजी के साथ नाश्ता करने बैठती है, लेकिन कुछ खा नहीं रही होती। जब वो पूछते हैं तुम खा क्यों नहीं रही, तो वो जवाब देती है मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और सच कहूँ तो मैंने होमवर्क भी नहीं किया है। दादाजी को टेंशन हो जाती है क्योंकि उसके फाइनल एग्जाम्स पास आ रहे हैं और ऐसे तो वो फेल हो सकती है। वो उन्हें तसल्ली देते हुए बोलती है कि उसे हमेशा फुल मार्क्स लाने की आदत है। दादाजी बोले अब तुम मुझसे झूठ बोलोगी, तुमने तो होमवर्क तक नहीं किया है। तो वो इतरा कर बोली क्या मैंने आपको बताया नहीं दादाजी, मैं एक जीनियस हूँ, मैं तो क्लास में सोते सोते भी सुन सकती हूँ कि सर क्या कह रहे हैं। इस पर दादाजी को बहुत गुस्सा आता है कि वो न सिर्फ होमवर्क नहीं करती बल्कि क्लास में सोती भी है। वो उस पर चिल्लाते हैं और उसे अभी स्कूल जाने का हुक्म देते हैं, और हमारी हीरोइन ऑब्वियस है, उन्हें ना नहीं कह सकती। उसके जाने के बाद वो किसी भी आम दादाजी की तरह उसके टीचर को फोन करके उसके लेवल के बारे में पूछते हैं। जब वो स्कूल से लौटती है तो वो पूछते हैं आज स्कूल में क्या किया। जब वो बोलती है सब फर्स्ट क्लास था, तो दादाजी जवाब देते हैं कि उसके टीचर ने बताया कि वो हमेशा क्लास में सोती रहती है और लेसन पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती। वो बोलती है कि यही तो उसका टैलेंट है और वो सोते हुए ज्यादा अच्छे से फोकस करती है। लेकिन बिल्कुल साफ है वो उसकी बात नहीं मानते और उसका लेवल टेस्ट करने के लिए उसका एक सरप्राइज टेस्ट लेते हैं। और हैरानी की बात ये है कि वो उसे बिना सवाल पढ़े ही कुछ ही सेकंड में सॉल्व कर देती है और सारे जवाब भी सही निकलते हैं। दादाजी को लगता है कि उसने उनके हाथ में रखे आंसर शीट से नकल की है, इसलिए वो उसके लिए एक स्पेशल ट्यूटर बुलाते हैं और वो पूरी क्लास में झपकियां लेती रहती है। बेचारी पहले ट्यूशन से आराम भी नहीं कर पाती कि इंग्लिश की टीचर आ जाती है और उसके बाद सोशल स्टडीज की भी। वो तो बस सबको इग्नोर कर रही होती है। लेकिन अजीब बात ये है कि दिन के आखिर में दादाजी उन सबसे उसके लेवल के बारे में पूछने के लिए उन्हें इकट्ठा करते हैं और सब उससे बहुत इम्प्रेस्ड होते हैं। यहाँ तक कि मैथ्स के सर बोलते हैं कि वो एक जीनियस है और ये भी बताते हैं कि वो उनसे ट्यूशन की फीस नहीं लेंगे। वहीं सोशल स्टडीज की मैडम बोलती हैं कि ची ने उनके डॉक्टरेट रिसर्च के एक सवाल का जवाब देने में उनकी मदद की। जाने से पहले वो बोलती हैं कि उसे ट्यूशन की जरूरत नहीं है, वो बस थोड़ी आलसी है, और उन्हें सलाह देती हैं कि वो उसे किसी साइकोलॉजिस्ट को दिखाएं। फिर दादाजी परेशान होकर उसके अंकल को फोन करते हैं और बताते हैं कि टीचर्स उसकी शिकायत कर रहे हैं। अंकल बोलता है कि ची को जरूर उसकी सौतेली माँ के बर्ताव की वजह से कोई मेंटल ट्रोमा हुआ है और उसे साइकोलॉजिस्ट को दिखाना सबसे अच्छा रहेगा। लेकिन दादाजी इस बात से राजी नहीं होते और ची के पास जाते हैं, पर जब वो उसे फास्ट फूड खाते हुए देखते हैं तो वो उसे डांटते हैं और उसे छीन लेते हैं। अगले दिन एग्जाम में चांद उससे बदला लेने का प्लान बना रहा होता है, इसलिए वो उस पर नकल की एक पर्ची फेंकता है, और क्योंकि वो चींटी की आहट भी सुन सकती है वो उसके दिमाग की बातें सुन लेती है और पर्ची को रोक लेती है और वो पर्ची वापस उस पर ही फेंकती है। तो टीचर देख लेता है और उनकी तरफ आता है चांद से पर्ची छीनने के लिए, लेकिन चांद बोलता है कि ये ची की है। इस वजह से टीचर सीसीटीवी फुटेज चेक करता है और कंफर्म करने के बाद वो चांद को एग्जाम से बाहर निकाल देता है। जाते जाते चांद ची को धमकी देता है कि वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। स्कूल के बाद ड्राइवर ची को दादाजी की कंपनी में छोड़ने आता है, लेकिन जैसे ही वो अंदर जा रहे होते हैं दो चिड़िया उसे बोलती हैं कि लाल जैकेट पहना एक आदमी दादाजी के ऑफिस में घुसा और उसने फूलदान में ड्रग्स रख दिए हैं। वो सिचुएशन को संभालने के लिए भागती है। 1 घंटे बाद दादाजी अपने ऑफिस लौटते हैं, तभी पुलिस दरवाजा खटखटाती है। वो ऑफिस की तलाशी लेते हैं लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिलता, तो वो इस परेशानी के लिए उनसे माफी मांगते हैं और बताते हैं कि किसी ने उनके खिलाफ खबर दी थी। उनके जाने के बाद ची दोबारा अंदर आती है और अपने दादाजी को बोलती है कि उसे ड्रग्स मिल गए थे और उसने उन्हें भट्टी में फेंक दिया। दादाजी उसकी कंपनी को बचाने के लिए उसका बहुत शुक्रिया करते हैं। कुछ दिनों बाद दादाजी एक बिजनेस ट्रिप पर जा रहे होते हैं और ची को बताते हैं कि वो उसे उसके अंकल नंबर 2 के पास भेज देंगे। जब वो उसे झिझकते और डरते हुए देखते हैं तो बोलते हैं चिंता मत करो क्योंकि अंकल नंबर 2 बहुत अच्छा इंसान है, जबकि उसका अंकल नंबर 3 वो वही जो शैतान है। फिर वो बोलते
हैं कि अगर ची की देखभाल के लिए सिर्फ वही होता तो वो उसे अपने साथ बिजनेस ट्रिप पर ले जाते, क्योंकि वो थोड़ा पागल टाइप का है। दादाजी के जाने के बाद ची दरवाजे के सामने खड़ी होती है। तभी उसका अंकल लेटेस्ट मॉडल की कार में आता है। वो काफी स्टाइलिश और कूल लग रहा होता है। इससे पहले कि वो कुछ बोल पाती, वो उसका बैग उठाता है और उसे अपने साथ बिठा लेता है। घर से निकलने से पहले घर का मैनेजर उसे आवाज देता है और वापस आने के लिए बोलता है। वो अपने अंकल से पूछती है कि वो ऐसा क्यों कर रहा है, तो वो बोला, क्योंकि मैं तुम्हारा अंकल नहीं हूँ, मैं तुम्हें किडनैप करके तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके बेच दूंगा। तो ची बोली, ओ तो तुम मेरे तीसरे अंकल हो, वो साइड हीरो है ना। वो हैरान रह जाता है कि उसने उसे पहचान लिया। तो ची बोली, दरअसल आप मेरे पहले अंकल जैसे दिखते हैं, लेकिन उतने शांत नहीं हैं जितना दादाजी ने मेरे दूसरे अंकल के बारे में बताया था। तो जाहिर है आप तीसरे ही होंगे, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अंकल नान। वो अपने दूसरे अंकल के बारे में भी पूछती है कि वो उसे लेने क्यों नहीं आए। वो जवाब देता है कि वो बहुत बिजी है। लेकिन जब नान उसे फोन करता है तो हमें पता चलता है कि उसने ची को उनसे छिपाकर ले लिया है और पैसों के लिए नेगोशिएशन कर रहा है। आखिर में वो 50 मिलियन पर मान जाते हैं। इसके बाद वो नान के घर पहुंचते हैं और ची वहाँ की गंदगी देखकर हैरान रह जाती है। थोड़ी देर बाद नान का दोस्त और उसका एजेंट चाओ उसे फोन करता है और बोलता है कि एक कंपटीशन होने वाला है और उसे उसमें हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि प्राइज मनी बहुत बड़ी है और वो उससे अपने कर्ज चुका सकता है। पहले तो वो अपने पापा के डर से राजी नहीं होता, लेकिन बाद में मान जाता है और उसे सब कुछ सेट करने के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद कंपटीशन वाले लोग कैमरों के साथ उनके घर पर धावा बोल देते हैं और वो लाइव होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही वो अपार्टमेंट में घुसते हैं, उन्हें जमीन पर कुछ हिलता हुआ दिखाई देता है और वो चीज निकलती है ची, जो अपनी पीठ के बल रेंग रही होती है। एक्सपेक्टेडली वो थोड़ा डर जाते हैं, लेकिन फिर समझते हैं कि वो एक नॉर्मल इंसान ही है। खैर, चाओ नान को फोन करता है और बोलता है कि ची को भी कंपटीशन में हिस्सा लेना होगा, क्योंकि टीम में एक लड़का और एक लड़की होने जरूरी है। जब नान उसे बोलता है तो वो भी मान जाती है, क्योंकि उसे उस पर तरस आता है कि दादाजी उसे पैसे नहीं देते। जब वो कंपटीशन की जगह पर पहुंचते हैं तो हम देखते हैं कि लीली और चान भी कंटेस्टेंट्स में से हैं। अनाउंसर बोलता है कि पहला राउंड पिस्टल शूटिंग का होगा। वो उनकी पीठ पर खिलौने वाले पटाखे भी लगा देते हैं। कंटेस्टेंट को पटाखे फटने से पहले गोली चलानी होती है। सबसे पहले चान शुरू करता है और उसे जीतने की उम्मीद होती है, लेकिन पटाखे फट जाते हैं और वो जले हुए हॉट डॉग जैसा दिखता है। सब उस पर हंसते हैं। इसके बाद नान की बारी आती है और उसके साथ भी वही होता है। ची को गुस्सा आता है और वो उनकी इज्जत बचाने का फैसला करती है और वाकई वो पटाखे फटने से पहले जीतने में कामयाब हो जाती है। सब हैरान रह जाते हैं कि ये कैसे हुआ, लेकिन ये सुपर स्पीड ची की खास पावर्स में से एक होती है। पहला राउंड खत्म करने के बाद वो 7 और राउंड में हिस्सा लेते हैं और क्लियरली वो सारे जीत जाते हैं। फिर वो दिन के आखिरी राउंड में पहुंचते हैं, जिसमें उन्हें नदी की तह में गोता लगाकर बक्से लाने होते हैं। यहाँ हमें पता चलता है कि ची को गोताखोरी बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन हैरानी की बात ये है कि फिर भी वो नीचे के सारे बक्से लाने में कामयाब हो जाती है। जब नान पूछता है कि उसने ये कैसे किया, तो वो बात बदल देती है और इसी तरह वो आखिरी राउंड भी जीत जाते हैं। पर कंपटीशन अगले दिन भी जारी रहता है, जो कचरा इकट्ठा करने के लिए रखा गया होता है। जो टीम सबसे ज्यादा कचरा इकट्ठा करेगी वही जीतेगी। लेकिन इस बार ची पूरा दिन सोती रहती है और नान को ही इकट्ठा करने देती है। जब चान और लिली उसे देखते हैं तो वो शॉक होकर बोलते हैं कि लाइव स्ट्रीम पर लोग नाराज हो सकते हैं क्योंकि तुम उसकी मदद नहीं कर रही हो, लेकिन नान उन्हें भगा देता है। इसके बाद ची उसे बोलती है कि अब आप आराम से खाएं और सोए और वो वैसे भी जीत जाएंगे। और वाकई नान थोड़ी देर सोता है और जब वो उठता है तो उसे कचरे के बहुत सारे बैग मिलते हैं। वो हैरान होता है कि ची ने उन्हें कैसे इकट्ठा किया, लेकिन तभी लिली और चान आते हैं और उसे बताते हैं कि उसने इसे चुराया है। वो उसे बताते हैं कि जब उन्होंने कचरा इकट्ठा कर लिया तो उन्होंने देखा कि ची मगरमच्छों और सांपों के साथ जा रही थी और उसने उन्हें उन पर छोड़ दिया। और नान उसे डांटने या उनका सामान वापस देने के बजाय बोलता है, शाबाश, मैं तुम पर प्राउड हूँ। वो और भी चिढ़ जाते हैं और अपना इकट्ठा किया हुआ कचरा वापस लेने की कोशिश है, लेकिन कैमरों की वजह से ये बहुत मुश्किल होता है। तो वो डायरेक्टर से शिकायत करने का फैसला करते हैं। जब वो उससे शिकायत करते हैं और वो ची से पूछता है तो ची बोलती है कि उन्होंने अपना इकट्ठा किया हुआ कचरा छोड़ दिया था और उसने उसे ले लिया। तो ये सुनकर डायरेक्टर को बहुत गुस्सा आता है, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकता क्योंकि ऐसा कोई नियम ही नहीं है जो उसे ऐसा करने से रोकता हो। पर फिर वो हैरान होता है कि
कि वो जानवरों को कैसे कंट्रोल कर लेती है और वो उसकी बात कैसे मान लेते हैं, लेकिन वो अंदाजा लगाता है कि वो अपनी पिछली जिंदगी में जानवरों को ट्रेनिंग देती होगी। खैर, आखिर में वो उसे पहला नकद पुरस्कार देता है और उन्हें और ज्यादा जलाने के लिए जैसे ही वो चेक लेती है, वो बोली कि वो उन सभी बेवकूफ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती है जो 40 डिग्री की गर्मी में कचरा इकट्ठा करते रहे, और अगर वो नहीं होते तो वो कभी भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाती जहाँ वो पहुँची है। जिस पर निर्देशक को बहुत गुस्सा आता है और वो बोला, ज्यादा खुश मत हो, प्रतियोगिता अभी खत्म नहीं हुआ है, मैं खुद देख लूंगा और तुम आने वाले दौर में धोखाधड़ी नहीं कर पाओगी। इसके बाद वो जूस पी रही होती है और अपने चाचा नान से बात कर रही होती है, जो कि उसकी जीत से बहुत खुश होता है। लेकिन तभी उसके दादाजी का एक आदमी आता है और बोलता है कि दादाजी ने फोन किया था और उसे उसकी पढ़ाई की याद दिला रहे हैं। चाचा नान हैरान रह जाता है क्योंकि ची ने वाकई जब से वो उसके पास आई है एक पेन तक नहीं पकड़ा है। ची बोलती है कि वो अपनी किताबें ही नहीं लाई है और जब से वो इस परिवार में आई है उसने अपनी आजादी खो दी है और वो पहले वाली ची नहीं रही। लेकिन उसके अंकल को ये बात पसंद नहीं आती और वो बोलता है कि वो दादाजी के घर वापस जाकर उसकी किताबें लाएंगे। तो वो पहले बाथरूम जाने की इजाजत मांगती है। जैसे ही वो बाथरूम में घुसती है उसे कुछ आदमी हर तरफ से घेर लेते हैं और वो बेहोश हो जाती है। जब उसे होश आता है तो वो खुद को किडनैप पाती है और एक कुर्सी से बंधी होती है। वो उसे बताते हैं कि उन्हें पता चला है कि उसने एक बड़ी रकम जीती है और इसीलिए उन्होंने उसे किडनैप किया है। तो ची बोली, अरे सत्यानाश हो तुम्हारा, तुम लोग कितने नालायक हो, तुम जानते नहीं हो मेरा दादाजी कौन है, वो तो इससे कहीं ज्यादा पैसे दे सकते हैं। इसके बाद वो अच्छी बनने का नाटक करती है और बोलती है कि वो बहुत अच्छे लोग लग रहे हैं क्योंकि उन्होंने उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और वो एक अनाथ और बेचारी लड़की है। ये सुनकर चोरों का दिल पिघल जाता है और वो एक दूसरे से लिपट कर रोने लगते हैं। वो बोलते हैं कि वो भी अनाथ हैं, इसलिए वो उसे कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। वो उसे बांधने वाली रस्सी खोलने जाते हैं। इसके बाद वो उन्हें बोलती है कि वो बहुत भूखी है और 2 दिन से कुछ नहीं खाया है क्योंकि उसके अंकल नान ने उसे वजन कम करने और अनाप शनाप खाना बंद करने के लिए कहा है। उन्हें उस पर तरस आ जाता है और वो उसे जो चाहे ऑर्डर करने देते हैं और वो तो जैसे इसी मौके का इंतजार कर रही थी। वो फ्राइड चिकन, कबाब, केकड़े, झींगे, पालक और बहुत सी ऐसी चीजें ऑर्डर करती है जिनका आपस में कोई लेना देना नहीं होता, लेकिन शायद वो बस वसूली के लिए खाना चाहती थी। और ये बेवकूफ चोर तो सच में जाकर उसके लिए खाना ले आते हैं जो बहुत ज्यादा होता है। तो वो उसे सब कुछ खाते हुए देखकर हैरान रह जाते हैं, लेकिन फिर एक दूसरे से बोलते हैं कि वो अभी बढ़ रही है और उसे अच्छे से खाने की जरूरत है। उधर ची उन्हें मन ही मन बोलती है, मोटू पतलू पागल कहीं के। खाने के बाद वो पतले वाले से बोलती है कि उसे 10 डिब्बे स्पाइसी चिकन विंग्स चाहिए क्योंकि उसे वो बहुत पसंद आए और 3 पाई भी चाहिए। पतला चोर जवाब देता है, अरे लड़की, तेरा पेट भरता भी है या नहीं? उसका मोटा दोस्त बोलता है कि वो शायद इंसान के रूप में एक सुअर है और फिर वो उससे डरने लगते हैं। तो वो रोने लगती है और बोलती है कि आपने मुझसे वादा किया था कि आप मुझे हैप्पी मील दिलाएंगे, लेकिन आप लोग मुझसे झूठ बोल रहे थे। तो उन्हें उस पर तरस आ जाता है और वो सच में उसके लिए जो वो चाहती है ऑर्डर करने वाले होते हैं, लेकिन उन्हें मौका नहीं मिल पाता क्योंकि पुलिस उन पर धावा बोल देती है। उसका अंकल नान भी वहाँ होता है और अंदर आकर उसे गले लगा लेता है। फिर वो चोर पुलिस से उन्हें छोड़ने की भीख मांगने लगते हैं। पतला वाला बोला, साहब, इसने हमें किडनैप किया है, हमने अपने सारे पैसों से इसके लिए खाना खरीदा क्योंकि इसने कहा था कि इसका अंकल इसे भूखा रखता है। नान हैरान होकर उसकी तरफ देखता है। तो ची बोली कि वो भूखी थी और उसे झूठ बोलना पड़ा, अब वो क्या करती। पुलिस के जाने के बाद उसके दादाजी और अंकल नंबर 1 आते हैं और उसे विला ले जाते हैं। वहाँ दादाजी अंकल नान को बहुत डांटते हैं और बोलते हैं कि वो किसी काम का नहीं है। वो उसे बोलते हैं कि इतने सालों में सिर्फ तुम्हारा शरीर बड़ा हुआ है लेकिन तुम्हारा दिमाग बिल्कुल नहीं। और अगर ची सोच रही है कि दादाजी ची के साथ नरमी बरतेंगे तो वो बिल्कुल गलत है क्योंकि पहली चीज जो वो उससे पूछते हैं वो है उसका होमवर्क जो उसने नहीं किया। इसके बाद वो बोलते हैं कि कल उसे नाश्ता, लंच और डिनर नहीं मिलेगा ताकि उसने जो चोरों से खाया उसकी भरपाई हो सके। वो ओके तो बोलती है लेकिन उनकी बातों पर बिल्कुल ध्यान नहीं देती और अंकल नान से उन बक्सों के बारे में पूछती है जो उन्हें नदी की तह में मिले थे। तो वो उसे उनकी जगह बताता है और वो उन सबको खजाना दिखाने के लिए ले जाती है, लेकिन वो उन्हें बोलती है कि उन्हें इसे पुलिस को सौंप देना चाहिए वरना वो पकड़े जा सकते हैं। इसके बाद वो सब एक साथ डिनर करते हैं, लेकिन ची को खाने में किसी चीज से एलर्जी हो जाती है और उसके होंठ सूजकर गुब्बारे जैसे हो जाते हैं। उसके दादाजी भी उस पर हंसने
हंसते लगते हैं, पर फिर वो घर के मैनेजर को डॉक्टर बुलाने के लिए बोलते हैं, जो उसे देखते ही हंसने लगता है। उधर हम चान और लिली की तरफ जाते हैं, जो एक रेस्टोरेंट में बैठे हैं और लिली के बर्थडे की प्लानिंग कर रहे हैं, जो ची के बर्थडे के ही दिन होता है। और लिली हर साल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनने की शौकीन होती है, जबकि बेचारी ची को कोई नहीं पूछता। इसलिए वो हमेशा बहुत ध्यान रखती है कि उसका बर्थडे ची के बर्थडे से बेहतर हो। जब बर्थडे का दिन आता है तो हम देखते हैं कि लिली ने हमेशा की तरह एक बड़ी पार्टी रखी होती है, लेकिन जिस चीज का उसने कभी सोचा नहीं था वो हो जाता है कि ची के दादाजी ने उसके लिए इनकी पार्टी से भी बड़ी पार्टी रखते हैं और लाइव स्ट्रीम भी चालू करवा देते हैं। फिर सब लोग देख रहे होते हैं कि कैसे वो अपनी पोती को हीरे का ताज पहना रहे हैं, क्योंकि वो उनके लिए एक प्रिंसेस हैं। जब लिली देखती है कि उसकी पार्टी में मौजूद लोग भी ची की पार्टी देख रहे हैं तो उसे बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो उनकी अटेंशन खींचने की कोशिश करती है और कुछ कहने के लिए स्टेज पर जाती है, लेकिन उसकी किस्मत इतनी खराब होती है कि उसके पेट से तभी अजीब आवाजें आने लगती हैं, जिसे सब लोग भी सुन लेते हैं और उस पर जोर जोर से हंसने लगते हैं। वो शर्मिंदा होकर अपने कमरे में भाग जाती है। बेचारी की किस्मत फिर ये एक स्कैंडल बन जाता है और उसका बर्थडे बर्बाद हो जाता है। उधर ची अपने दादाजी और अंकल्स के साथ इकट्ठा होती है और उनके लिए गाना गाती है, जो बहुत ही बुरी आवाज में होता है, लेकिन उन्हें उसे फिर भी झेलना पड़ता है। उधर लिली अपने घर में फूट फूट कर रो रही होती है, जहाँ उसकी माँ, उसका सौतेला बाप जो और चान उसके पास बैठकर उसे दिलासा देते हैं। लेकिन जब वो बैठे होते हैं तो तभी पुलिस उनके अपार्टमेंट में घुसती है और उसके माँ बाप को बिना लाइसेंस के कसिनो चलाने के इल्जाम में गिरफ्तार कर लेती है। जब चान ये देखता है तो वो खुद से बोलता है कि मैं क्यों इनके चक्कर में पड़ गया, अब कैसे निकलूं इस मुसीबत से। फिर वो लिली से बोला कि वो उसके जैसी लड़की के साथ रिश्ता नहीं रख सकता जिसके माँ बाप चोर हैं, और उसे उसकी सबसे बड़ी मुसीबत में अकेला छोड़ देता है। इसके बाद वो सोचता रहता है कि वो क्या कर सकता है और उसे कोई और रास्ता नहीं सूझता सिवाय इसके कि वो जाकर ची से माफी मांगे। अगले दिन विला में सब नाश्ते पर झपकियां ले रहे होते हैं। ची पूछती है कि वो ठीक से क्यों नहीं सोए तो वो जवाब देते हैं कि गाने में उसकी शानदार आवाज से उन्हें सिर दर्द हो गया था, इसलिए अब से वो घर में गाना पूरी तरह से बैन कर देते हैं। थोड़ी देर बाद चान आता है और अपने साथ एक फूल लेकर आता है, लेकिन जैसे ही ची उसे देखती है वो बोली, तुम आज नॉर्मल से ज्यादा बेवकूफ लग रहे हो, और पूछती है तुम यहाँ क्यों आए हो। चान कसम खाकर बोला कि वो इतने समय से लिली के करीब सिर्फ इसलिए था ताकि वो उसके माँ बाप के खिलाफ सबूत इकट्ठा कर सके और फिर से ची के करीब आ सके। लेकिन ची इसकी चालाकी समझ जाती है, वो तो उसके मन के अंदर की बात अच्छे से जानती है, इसलिए ची बोली, चल निकल यहाँ से बेवकूफ, तुझे क्या लगा मुझे पता नहीं चलेगा कि क्या हुआ है, और उसे छोड़कर चली जाती है। लेकिन वो भी हार नहीं मानता और उसे वापस पाने के लिए कुछ भी करने के लिए जुनून में आ जाता है। अब जब वो अपने दादाजी के पास जाती है तो वो बोलते हैं कि उन्होंने चांद को देखा था और उसे समझाते हैं कि वो उस पर यकीन न करे। तो ची बोली, आप टेंशन मत लो, मुझे पता है कि वो मेरे पैसों के लालच में आया है, और उन्हें ये बताकर चौंका देती है कि उसे पता है कि लिली के परिवार के बारे में पुलिस को उन्होंने ही बताया था। दादाजी बोलते हैं कि जिन लोगों ने उनकी पोती को दुख दिया उनके लिए वो कम से कम इतना तो कर ही सकते हैं। वो उन्हें गले लगाती है, शुक्रिया बोलती है और बोलती है कि वो बिजनेस सीखना चाहती है, तो वो बोलते हैं कि वो जो चाहे मांग सकती है और वो उसे फौरन मिल जाएगा। फिर पूछते हैं कि अगर तुम बिजनेस में काम करोगी तो तुम्हारे अंकल क्या करेंगे, पर उसे लगता है कि उन्हें उस पर और उसकी काबिलियत पर भरोसा नहीं है। रात में वो टहलने के लिए बाहर निकलती है और वहाँ चांद को पाती है, जो उसके साथ चलना चाहता है और उसे प्रोटेक्ट करने का दिखावा करता है, पर वो उसे हर बार की तरह बेइज्जत करने ही वाली होती है कि लिली उसके सामने आ जाती है और चांद से वापस आने की भीख मांगने लगती है। चांद उसे धक्का देकर गिरा देता है और उसे छोड़कर चला जाता है। तो फिर लिली एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम पर जाती है ताकि वो उससे एडवाइस ले कि क्या करना है, और उसके पास सिर्फ एक ही सोल्यूशन होता है कि वो चांद के घर जाए और उसके करीब आए, और वो वाकई ऐसा करती है और ची को भी उस एआई प्रोग्राम का नाम भेज देती है। जब ची उसे खोलती है तो वो उससे अपनी जानकारी लिंक करने के लिए बोलता है और उसे हर तरह से लुभाने की कोशिश करता है, लेकिन वो नहीं मानती। अगले दिन वो लिली से मिलती है और बोली, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हारे बनाए जाल में फंस जाऊंगी, और उसे बोलती है कि उसने उसके उस बेवकूफ सिस्टम के जरिए उसकी चाल को पहले 5 मिनट में ही पकड़ लिया था, जो उसने उसका डेटा चुराने के लिए भेजा था। लिली को गुस्सा आता है कि वो जाल में नहीं फंसी। फिर ची उसे धमकी देती है कि उसने उस एआई सिस्टम को हैक कर लिया है
और क्योंकि लिली उससे जुड़ी हुई है तो उसकी जिंदगी भी अब रुक जाएगी। अब स्कूल में चांद फिर से ची से बात करने की कोशिश करने लगता है और हमेशा की तरह वो उसे छोड़कर चली जाती है। तभी उसे अपनी माँ का फोन आता है जो उसे बोलती है कि ची के दादाजी ने उनके खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट कर दी है और उन्होंने उनकी सारी जायदाद पर कब्जा भी कर लिया है और उन्हें गिरफ्तार भी करने वाले हैं। वो फोन काटता है और ची के पीछे भागता है और उससे मिन्नतें करने लगता है कि वो अपने दादाजी से केस वापस लेने के लिए कहे। तो ची बोली कि मेरे दादाजी का इस मामले से कोई लेना देना नहीं है और तुम्हारे घर वाले इसीलिए जेल गए क्योंकि वो चोर थे। वो और भी कुछ कहने वाली होती है कि चांद उसे हिट करता है और उसे बेहोश कर देता है। फिर उसका फोन ले लेता है और उसके दादाजी को फोन करके बोलता है आपके पास सिर्फ 1 घंटा है, अपनी पोती को बचाओ और ये केस वापस ले लो वरना आप इसे दोबारा नहीं देख पाएंगे। लेकिन इसकी भी किस्मत खराब होती है। ची होश में आ जाती है, जिस पर वो पूछता है कि वो इतनी जल्दी कैसे होश में आ गई। तो वो जवाब देती है ये एक सुपर पावर है और उसे एक जोरदार सबक भी सिखाती है। इसके बाद वो अपने दादाजी को फोन करती है और बोलती है कि सब कुछ कंट्रोल में है। वो एक टैक्सी लेती है और विला पहुंच जाती है। तब उसके अंकल्स चांद के परिवार के घर जाते हैं ताकि उन्हें सबक सिखा सकें। थोड़ी देर बाद हम चांद के पूरे परिवार को जेल में देखते हैं और हर कोई इस मुसीबत के लिए एक दूसरे को दोष दे रहा होता है। वो सब एक दूसरे से भिड़ जाते हैं। उधर ची के घर में वो इस बात का जश्न मना रहे होते हैं कि उन्होंने आखिर में ची को पहुंचाए गए हर दर्द का बदला ले लिया है। इसके बाद वो सोने के लिए ऊपर जाती है, लेकिन तभी मुर्दों की दुनिया से एक मैसेंजर आता है और उसे बोलता है कि उसका मिशन यहाँ खत्म हो गया है। हमें पता चलता है कि वो यहाँ ची के शरीर के अंदर यूमी की रूह से बात कर रहा है और उसे बोलता है कि उसे अपनी दुनिया में वापस जाना होगा क्योंकि वहाँ एक नया मिशन उसका इंतजार कर रहा है। और इसी के साथ खत्म होता है हमारा आज का ये मैजिकल ड्रामा। मिलते हैं नए वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग क्यूटीज।